सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं अपने PYQs के सेकंड लेक्चर में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिज़िक्स के लिए हमने बनाया हुआ है सेकंड लेक्चर का PYQs। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 10 क्वेश्चन, चुनिंदा 10 क्वेश्चन जो है 2023 के PYQs से रिलेटेड है आपके फिज़िक्स के, जो कि आपको करके बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आएंगे। तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा अगर मैं इससे आपको हेल्प होती है। और कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा, कैसा है, सारी चीज़ें कमेंट्स बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकंड। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इज। तो हमें पूछा है बेसिकली यहाँ पे लीनियर चार्ज की वैल्यू पूछी है। क्या हमें पूछा हुआ है इसमें? बेसिकली हमें पूछा हुआ है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल, सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2πε0 E होता है। यहाँ पे अगर मैं ये मेन फॉर्मूला, देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। मेन फार्मूला आपका क्या होता है? E इज इक्वल टू आपका होता है लैम्डा अपॉन में 2πε0 D होता है। ये आपका होता है मेन फार्मूला, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और D हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेट अ सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2πε0 D × E हो जाएगी। ये हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, और हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है? 1/4πε0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 9 × 10⁹ अब देखिए, यही चीज़ है एग्जाम में आपके काम आएगी। ये सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। यही चीज़ें आपके एग्जाम में आपको काम आने वाली है कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस को ईजी करें। अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू डालोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे, 2 की वैल्यू डालोगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा। लेकिन हमें क्या पता है? हमें ये वैल्यू पता है 1/4πε0 9 × 10⁹ होता है। तो हम लोग करेंगे क्या? ऊपर और नीचे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से मैं कैलकुलेशन को ईजी कर रहा हूँ, क्योंकि CUT के एग्जाम में आपके पास टाइम काफ़ी कम रहता है और आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं। तो जितना ईजी वे में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, उतना ही आपके लिए बढ़िया होता है बच्चा पार्टी। देखो, हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 2πε0 D × E होता है। नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4πε0 D E अपॉन में 2 हो गया। ठीक, अब ये क्या है? 4πε0, ये जो है इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 9 × 10⁹। इसको हमने अगर ऊपर कर दिया, एक सेकंड, इसको अगर हमने ऊपर कर दिया 4πε0, तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में 9 × 10⁹ बन जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यही चीज़ हम लोग उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 9 × 10⁹ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या ई की जगह पे? 9 × 10⁶, 9 × 10⁶ हो जाएगा, अपॉन में इंटू डी, ये डी भी तो है, डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.02। अब पूछ रहे हो 0.02 कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि देखिए हमारे पास डी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, डेट इज 0.02 हो जाएगा मीटर्स। तो यही हमने यहाँ पे पुट कर दिया मीटर में। क्यों मीटर में पुट किया? क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास मीटर में, न्यूटन, माइक्रो कूलम, मीटर में, तो हमने मीटर में चेंज किया। अब हमारे पास नीचे 2 हो जाएगा। अब 9 से 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻, ये क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, नीचे सॉरी 100 हो जाएगा। ये 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास? 10⁻⁻6। ठीक है, सॉरी +6 है, माइनस का 9 हो जाएगा और फिर माइनस का 2 हो जाएगा। ये 100 का यहाँ से 2 0 है ना, तो ऊपर 2 चला गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻12, 9 10 11 12। वेट अ सेकेंड, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं इसको, एक सेकेंड, 10 माइक्रो कूलम आ जाएगी। 10 माइक्रो कूलम पर मीटर आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सर करेक्ट आंसर है। 10 माइक्रो कूलम पर मीटर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है?
What is the effect of focal length of a convex lens when it is immersed in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens? तो आप बोला क्या है कि हमारे पास कि क्या फोकल लेंथ पे क्या, सबसे पहले हमें पता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, μ2 माइनस, इसका फॉर्मूला हमारे पास फोकल लेंथ का क्या होता है, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, μ2 अपॉन में μ1, सॉरी μ1 अपॉन में μ2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास μ1 अपॉन में μ2 होता है -1 इंटू 1 अपॉन में R1 -1 अपॉन में R2, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। और जब हम लोग इसको आप नॉर्मल वे में कह रहे होगे सर कि अरे सर ऐसा तो फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि आपने जब भी पढ़ा होगा μ-1 पढ़ा होगा, तो μ-1 में क्या होता है हमारे पास μ2 जो होता है वो 0, μ2 हमारे पास 1 हो जाता है, इस वजह से अगला मीडियम जो होता है, दूसरा मीडियम जो होता है वो एयर रहता है, तो एयर का 1 हो जाता है, तो इस वजह से हमारे पास μ2 की वैल्यू 1 होती है, तो μ-1 1 अपन में R1 -1 अपन में R2 हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो लिक्विड, एक लिक्विड दिया है और लेंस का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए हमने ये पूरा फॉर्मूला लिखा है μ1 अपॉन में μ2। तो अब हमारे पास क्या है, बोला क्या है इसने कि इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। मतलब क्या हो गया, μ1 इज इक्वल टू μ2 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन μ1 हमारे पास μ2 के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सिंपल तरीके से। तो μ2 की वैल्यू μ1 अपॉन μ2 तो हमारे पास कट जाएगा, कट के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 - 1 हो गया, और ये 1 अपॉन में R1 माइनस का 1 अपॉन में R2 हो जाएगा, ठीक। और ये 0 हो गया, 0 इंटू 1 अपॉन में R1, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, ठीक, 0 हो गई। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0। 1 अपॉन में 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, तो मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड, 1 अपॉन में वेट अ सेकंड, एक गड़बड़ हो गई, यहाँ से आपको क्या हो सकता है, 1 अपॉन में f की वैल्यू हमारे पास 0 आई हुई है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन में 0 बन जाएगा नहीं, ये जब f ऊपर जाएगा तो ये 1 अपॉन में 0 बन जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो f इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ बिकम्स इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर कॉइल है हमारे पास, साइड है जिसका 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स है, रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम है, जो कि प्लेस्ड विथ इट्स पर प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है। मतलब कि थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास पहले केस में क्या दिया, दो केसेस हैं, θ1 की वैल्यू हमारे पास दी है 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन का पार्ट है, दूसरा पार्ट, इट इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर बाय 180 डिग्री। अब θ2 की हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 180 डिग्री दी हुई है। एक सेकंड रुकिए जरा सा, तो गिवन वैल्यूज हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। θ1 की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री दी हुई है, और θ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 180 डिग्री, ठीक है। टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स दिए हुए हैं, ठीक। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, इंड्यूस्ड EMF, AMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेसेस, इतना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B की वैल्यू 3 × 10⁻⁻5 है, टेस्ला -5 ही दिया हुआ है ना, 3 × 10⁻⁻5, ठीक है। तो हमारे पास क्या, चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फाई, दो केसेस हैं, तो दो केसेस का मतलब कि दो हमारे पास फ्लक्स बनेंगे। φ1 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, NBA cos θ होता है। पहले केस में हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू पहले केस में हमारे पास 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर, बताओ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारे पास φ1 की वैल्यू पहले केस में 0 आ जाएगी, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। φ2 की वैल्यू हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, NBA cos ऑफ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो मतलब माइनस का NBA हो जाएगा, NBA सॉरी cos 0, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, 90 डिग्री यहाँ पे बोला हुआ है ना,
परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो मतलब थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगा। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होती है तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, कॉस ऑफ 0 डिग्री का मतलब 1 होगा, मतलब ये NBA हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। बोला क्या है, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट से परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि इसका ये होता है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है। परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है तब 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास NBA आ गया और ये माइनस का NBA आ गया हमारे पास, 180 डिग्री माइनस का 1 होता है। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फाई 2 माइनस का फाई 1 हो जाएगा, फाई 2 माइनस का फाई 1, तो मतलब माइनस का NBA हो जाएगा, फिर माइनस NBA हो जाएगा, दोनों मिला कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 टाइम्स ऑफ NBA हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या निकाल 2 टाइम्स ऑफ NBA। अब हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, ये EMF की वैल्यू, EMF अभी हमने फ्लक्स निकाला, EMF क्या होता है हमारे पास डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी होता है, डेल्टा फाई, और यहाँ पे हमारे पास मॉड लग जाएगा, मॉड, तो ये मॉड का मतलब क्या है, ये +2 बन जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ NBA हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 0.25 सेकेंड्स है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.2 10⁻³ का वोल्ट आ जाएगी, 1.2 10⁻³ का वोल्ट आपके पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू। तो देख लीजिए 1.2 10 कितना दिया हुआ। अभी ये 2 टाइम्स करेंगे ना इसको हम लोग, अभी हम लोग का ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ नहीं है, ठीक। अभी हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन हुआ नहीं क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये सॉल्व करके निकाला है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 से, अगर हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिखते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा 2 × 1.2 10⁻³ हो जाएगा वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हम लोग तो वैल्यू आपका आ जाएगी 12 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट आ जाएगी, ठीक। ये आपकी आगे वैल्यू तो देख लेते हैं 12 × 10⁻⁴, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब दूसरा वाला आपको देखो 12 × 10⁻⁻⁴ है तो एक ही आपको मिल गया, तो अब सेकंड वाला भी आपको पता ही है क्या होने वाला है। सेकंड वाला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में आपको, लेकिन अभी हम लोग आपको तसल्ली के लिए दिखा देते हैं एप्सिलॉन अपॉन में आर, क्योंकि एक आपको मिल चुका है तो वही होगा वैल्यू हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें -6 है -4 तो एग्जैक्ट यही वाला आंसर होगा। तो लेकिन हम लोग आपको आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 12 × 10⁻⁻⁴ होगा, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 3 ओम दी है, 3 4 × 12 4 × 10⁻⁴ एम्पियर आ जाएगी। देख लो आप लोग 4 × 10⁻⁴ एम्पियर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे। उम्मीद इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, एक सेकंड, ठीक। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे, 18th क्वेश्चन है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं CUET के, ध्यान से देखिएगा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस पहचान लिए तो बाकी 2 को अगर आपको नहीं भी आ रहे तो कर सकते हो आप, गेस मतलब आराम से आप मार्क कर सकते हो, 1 या 2 अगर आपको आ रहा है सिर्फ। तो हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन चलते हैं। मोबिलिटी देखते हैं। अब मोबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास, जैसा कि आपको पता होगा, मोबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, μ = VD अपॉन में E होता है। मोबिलिटी = μ = VD अपॉन में E होता है, ये होता है। VD हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो सिंपल सी बात है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। अपॉन में E क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा V इनवर्स S इनवर्स हो जाएगा, मीटर स्क्वायर V इनवर्स S इनवर्स, ठीक। ये हमारे पास आ गया इसका वैल्यू मोबिलिटी का। तो कितना, कौन सा वाला है, मीटर स्क्वायर V इनवर्स S इनवर्स, मतलब A का फोर्थ है, A का फोर्थ किस में, A का फोर्थ किस में, एक ही में दिखाई दे रहा है। तो मतलब बाकी ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत नहीं, यही आपका हो जाएगा। आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए आपने एक बस पहचान लिया, एक बस मोबिलिटी का अगर आपको याद था तो आप जो है सारे के सारे आपको सही हो गए, ठीक। यही फ़ायदा होता है इससे आप एग्जाम में अपने टाइम को बचा सकते हो, क्योंकि CUET के एग्जाम में टाइम आपके पास कम है तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो अपने समय को बचा सकते हो आप आराम से चाहो तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डेंसिटी, नेक्स्ट देखते हैं करंट डेंसिटी J = I अपॉन में A। मैं आपको तसल्ली के लिए पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। तो I की वैल्यू क्या होती है, एम्पियर हो जाएगा, और A मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर मीटर⁻⁻²। तो मतलब कौन सा हो गया, A मीटर2, मतलब कि B का सेकंड हो जाएगा। B का सेकंड आप देख सकते हो इसमें है दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट कंडक्टिविटी = अब कंडक्टिविटी से पहले हमें रेजिस्टेंस निकालें, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो L अपॉन में E होता है। यहाँ से अगर आप रो की वैल्यू निकालते हो तो हो जाएगा R × A अपॉन में L होता है। R की वैल्यू क्या होती है, ओम होती है, और A की वैल्यू मीटर⁻⁻² +2 हो जाएगा।
एल की वैल्यू एम हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो बचेगा आपको कितना यहाँ पे ओम मीटर बन जाएगा। ओम मीटर कौन सा दिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू है ओम मीटर, रजिस्टिविटी की वैल्यू, सॉरी ओम मीटर कहाँ दिया हुआ, ओम मीटर ये रहा फर्स्ट वाला है, मतलब कि डी का फर्स्ट दे दो तो सी का थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड आपका हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होता है, पता है आपको, क्योंकि कंडक्टिविटी अगर आप देख ले ये भी बता ही देते हैं हम लोग कि आप परेशान हो जाओगे तो इससे अच्छा बता ही देते हैं हम लोग क्या दिक्कत है। रो इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा, तो 1/में ओम मीटर हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स, ठीक, और मीटर का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो सकता है आपको समझ में आ गई है। चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। बहुत ईजी, देखिए ऐसे हलवा सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने बोर्ड्स में थोड़ा सा मेहनत किया हुआ है, एनसीईआरटी ठीक ठाक पढ़ी हुई है, तो आराम से जब चुनिंदा क्वेश्चन है आराम से आप BHU DU टारगेट कर सकते हो, BHU मेन कैंपस जा सकते हो, DU के नॉर्थ कैंपस में आराम से पहुँच सकते हो अगर आप अच्छे से कर दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A glass prism of angle 60 डिग्री हैज़ अ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, मतलब कि एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, डेल्टा थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री दी हुई है, और डेल्टा की वैल्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दी हुई है फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर दैट कलर ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का निकालना है इस कलर ऑफ लाइट के लिए, तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, ये क्या हो गया सर, ठीक, इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, एन की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है ऑफ ग्लास फॉर द दैट कलर ऑफ लाइट। इसका होता है हमारे पास साइन ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ आपका प्रिज्म में अलग अलग कलर्स के लिए, थीटा प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 होता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2, साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2, अपॉन में आपका हो जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन में 2। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है आपका ये, ठीक है, थीटा जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बहुत लोग ए से भी डिनोट करते हैं, आप ए से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर हम लोग पुट करेंगे तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम 30 डिग्री है, ठीक, अपॉन में 2, अपॉन में साइन ऑफ थीटा अपॉन में 2, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 2, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका, सिंपल, और ये क्या हो 90 डिग्री, 60 70 80 90 45 डिग्री, मतलब साइन ऑफ 45 अपॉन में साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √2 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी 2 होती है, ये कैंसिल आउट करेगा तो ये √2 यहाँ पे बच जाएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है आपकी √2 की वैल्यू। ये कुछ चीज़ें आप लोग याद करके रखे रहिए एग्जाम में, √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 हो गया आपका 1.414, √3 आप याद करके रखिए 1.73 होता है, √5 भी याद कर लीजिए, ऐसे आपको कम से कम 2 3 5 6 7 याद करके, मतलब 5 तक रखेंगे तो बहुत याद है, 5 तक इनफ है। तो 1.414 ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये देखिए गेट वाले सवाल है, ये तो बहुत ईजी होते हैं, अगर आपको ये याद है तो आप इसको चुनिंदा चुटकियों में कर सकते हो, एक दो भी अगर आपको याद है, मैच द फॉलोइंग, ज़्यादातर ये गेट वाले सवाल आते हैं। आपने अगर में इसको आपके दिमाग में है, गेट अच्छे से पढ़ा हुआ है, चुनिंदा है, चुटकियों में कर सकते हो, आपको 5 नंबर आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमारा नैंड गेट कौन सा, ए का कौन सा नैंड गेट आपका है 4th वाला है, ए का चौथा है हमारे पास, ठीक, नैंड गेट। और गेट कौन सा है हमारे पास, और गेट बी का 2nd है आपके पास, ठीक, और गेट का ये है हमारे पास। नॉर गेट कौन सा है, नॉर गेट ये रहा हमारे पास, सी का 1st हो गया। और एंड गेट हमारे पास कौन सा है, वेट अ सेकंड, गड़बड़ हो गई, 1 सेकंड गड़बड़ हो गई है कुछ। नैंड आपके पास है 3rd वाला, ए का 3rd है, नैंड है ये आपके पास। और गेट है आपके पास बी का 2nd हो जाएगा, नॉर गेट है आपके पास 1st वाला, और एंड गेट है आपके पास 4th वाला। ये कहाँ दिया, डी का 4th कहीं दिया ही नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन गलत है आपके। आपका हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, डी का आपके पास 4th हो जाएगा, और सी का आपके पास क्या हो जाएगा 1st हो जाएगा, और बी का आपके पास देख लिए 2nd हो जाएगा, और ए का हमारे पास 3rd हो जाएगा, ठीक। अगर आपको ये सिंपल सा पता है, ऐसे होते हैं, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा ही आया था। CUT के एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी गलत आते हैं, ये मैं बता दूं आपको, लेकिन एक चीज़ है आपके पास, आंसर उन्हीं को मतलब मार्क्स उन्हीं को मिलेगी जो अटेम्प्ट किए रहेंगे। गलत क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करते हैं उन्हीं को नंबर मिलता है, जो नहीं अटेम्प्ट करता है उसको नहीं नंबर मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसको छोड़िएगा मत,
अगर आपको लगे कि ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, मार्क करके आओ, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि मान लीजिए आपके पास सपोज कि दो ऑप्शंस आपके पास हैं, दो ऑप्शन सही हैं आपके पास, तो अगर दो ऑप्शन अगर सही है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही है, 2 गलत है ऑप्शन है, ठीक है, ठीक। तो आप करोगे दोनों में से कोई, आपको एक ही मार्क करना होता है, तो दोनों में से आप कोई भी मार्क करोगे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे ने तीसरा चौथा मार्क करके रखा हुआ है उसका नंबर कट जाएगा, उसको नेगेटिव भी मिलेगा, ठीक। तो ये याद रखिए, अगर 2 आंसर्स करेक्ट है तो एक भी अगर आप मार्क करके आते हो तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और क्वेश्चन गलत है तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो नहीं मिलने वाले नंबर। ये एनटीए का रूल है आपका, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन लगता है एग्जाम में गलत है तो आप जो है अटेम्प्ट करके आइए उसको, जरूर से जरूर छोड़ के मत आइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव दैट फोटोन एज अ पार्टिकल नेचर। सिंपल बात है भाई, फोटोन पार्टिकल नेचर किस में होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही ना होता है कि जो हमारे पास फोटोन आता है जाकर के ये प्लेट से टकराता है, फिर इसमें से हमारे पास रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जाते हैं हमारे पास इस पे आते हैं, ठीक, पता ही होगा आपको। और ये हमारे पास वैक्यूम के अंदर पैक रहता है, समझ में आ गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमें पास पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगा? डाइपोल का हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर का क्यूब होता है। ये हमारे पास डाइपोल का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे पी क्या होता है हमारे पास? डाइपोल मोमेंट होता है। और 1/4 पाई का आपको वैल्यू पता ही होता है 9 × 10⁻⁹। हमें क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लार्ज डिस्टेंस प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/r का क्यूब हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो 1/r का क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? अब ये हमारे पास बताना है, ये इसमें देखो, अगर आपको ये फार्मूला याद है, फार्मूला शीट के लिए मैंने आपको बताया था, सुबह उठो, आप कोई भी अगर आपके पास किताब है किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो, अरिहंत की ज़्यादा बेस्ट पड़ती है मेरे हिसाब से। अरिहंत की अगर आप लेते हो उसमें शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, अरिहंत ले सकते हो, एडुकार्ट की भी होती है, गुरुकुल की भी होती है, ओसवाल की, इसमें भी लोग शॉर्ट नोट्स आपके पास फार्मूला शीट उसमें दिए रहेंगे। उन फार्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स को रोज़ रोज़ पढ़िए, रोज़ सुबह उठिए, एक एक चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज़ कीजिए उसको। आपके पेपर्स खत्म हो चुके हैं तो आप खाली बैठे होगे, रोज़ 1 घंटा सुबह उठिए, बेड पे बैठे बैठे ही आप अपने फार्मूला को तुरंत खोलिए बुक को, और खोल करके हर रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए, तभी आपको फार्मूलाज रिवाइज होंगे। और ये सिलसिला आपका एग्ज़ाम तक चलता जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम तक सुबह 1 घंटा कम से कम शॉर्ट नोट्स को दीजिए, फार्मूला शीट्स को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और दोपहर में शाम में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यही आपका स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास देखते हैं हम लोग, ये वाला क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिकली है आपका एम्पियर मैक्सवेल्स का लॉ है, एम्पियर मैक्सवेल्स का लॉ है। ए का थर्ड है, ए का थर्ड किसमें? 2 में हमारे पास दिया, मतलब 2 ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे कट चुके हैं। एम्पियर्स का मैक्सवेल लॉ है, ठीक। बी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बी वाला है, फराडेज का लॉ है, बी का फर्स्ट है। बी का फर्स्ट भी आप देखते हो सेम है हमारे पास, तो बी का फर्स्ट हो गया, ठीक। सी का हमारे पास क्या है? सी का हमारे पास ये B.D इज इक्वल टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ही है हमारे पास, मतलब सी का हमारे पास सेकंड, सी का सेकंड क्या है? ये वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका। और डी का क्या है हमारे पास? फोर्थ है, तो मतलब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हो, ठीक। अगर आपको फार्मूला याद था तो चुटकियों में आप कर सकते हो, देख रहे हो यार, सिर्फ 1 घंटा सुबह आप फार्मूला शीट को दीजिए अपने, ये सारे क्वेश्चन छुटकू छुटकू क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज। अब रेक्टिफायर में क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास रेक्टिफायर में अगर हमारे पास एसी सिग्नल जा रहा है, मान लीजिए ये जा रहा है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होती है रेक्टिफायर में, तो हमारे पास जब हाफ वेव रेक्टिफायर में जाएगा तो ये इस तरह से जाएगा, यहाँ पे नीचे वाले को हमारा कट कर देगा, वो नीचे वाले को कट करके ये नीचे वाले को ये कट करके यहाँ से जाएगा। पॉजिटिव डायोड अगर हमारे पास है, डायोड का पॉजिटिव पार्ट जब है तो वहाँ पे हमारे पास आउटपुट देगा, नेगेटिव पार्ट में आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं देगा, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक, इस तरह से बनेगा हर साइकिल के लिए। सेकंड वाला आपको कट जाएगा। बोला क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक। तो हमारे पास बात क्या है हमारे पास? देखिए 1 सेकंड मान लीजिए आपके पास टाइम हमारे पास 1 सेकंड दिया हुआ है, तो 1 सेकंड में हमारे पास एक साइकिल मान लीजिए कंप्लीट हुआ, 1 सेकंड में एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट होता है फ्रीक्वेंसी का, तो आउटपुट जो होगा 1 सेकंड में हमारे पास क्या देगा? वो एक
एक, हाँ, एक सेकंड में हमारे पास क्या देगा, एक हमारे पास पॉजिटिव साइकिल का देगा, एक पॉजिटिव हमारे पास हाफ दिखाएगा, और एक हमारे पास एक गड्ढा वाला, गढ़ा बोलो आप इसको थोड़ा सा, तो गढ़ा मतलब कि जो गड्ढा वाला ही पार्ट है, गढ़ा वाला पार्ट जो है हमारे पास वो यहाँ से गायब कर दिया, मतलब खाली हो गया गढ़ा वाला पार्ट। एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, गढ़ा वाला पार्ट जो होता है, ये जो आपका गढ़ा वाला पार्ट होता है, फ्रीक्वेंसिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। टी क्या है, 1 सेकंड दिया हुआ है बच्चा पार्टी। तो देखो हमारे पास क्या बतवा है यहाँ पे, बतवा देखो आप, बतवा देखो हमारी, समझो बतवा को। देखिए जब हमारे पास ये वेव जाएगी, हमारे पास वेव जाती है, हमारे पास वेवा के जाने के बाद ये जैसे ही आपका एक साइकिल कंप्लीट करेगा वैसे ही आउटपुट भी आपका ये पॉजिटिव साइकिल देगा, प्लस ये जो नेगेटिव वाला है वो काट देगा। एक सेकंड में इसने एक साइकिल कंप्लीट किया तो तुरंत आउटपुट भी हमारे पास ऊपर वाला जाएगा, नीचे वाला गढ़ा वाला पार्ट काट के हटा देगा ये। तो दोनों में समय क्या लग रहा है, एक ही सेकंड लग रहा है, दोनों में समय हमारे पास एक ही सेकंड लग रहा है। तो टाइम अगर हमारे पास कांस्टेंट है, 1 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसियों हमारे पास कांस्टेंट ही होगा ना। टाइमिया अगर हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है गुरुजी, सर जी, बच्चा पार्टी, तो फ्रीक्वेंसिया भी हमारे पास सेम ही होगा। अगर फ्रीक्वेंसिया भी हमारे पास सेम है तो हम लोग लिख देंगे सिंपल सेम एज दैट ऑफ इनपुट। ठीक, समझ में आ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, यहीं पे आपका सेशन खत्म होता है। अगले सेशन में हम लोग फिर से आएंगे, कुछ 10-15 सवाल फिर लेके आएंगे, ऐसे ही रोज़ रोज़ करते रहेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रहा है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार से हम लोग लाइव लेंगे। अभी थोड़े इंटरनेट की इशू अभी भी चल रही है हमारे पास, वाईफाई मैंने सही कराने को बोला है, कल तक मेरे ख्याल सही हो जाएगा, तो अगली क्लास में हम लोग जो है लाइव लेंगे। अभी थोड़ा सा रिकॉर्डेड है, एडजस्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट अपना बना के रखिए। एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये हर्ष श्रीवास्तव आपको BHU के द्वार तक जरूर पहुंचाएगा, BHU या DU के द्वार तक, जो आपका ड्रीम कॉलेज है। मेरी जिम्मेदारी है, बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा BHU में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।